नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर करण गुलेरिया ने गुलेरिया हाउस में एक डिजाइनर को बुलाया था जिससे अब वो यहाँ पर कुछ डिजाइन्स के लिए कहता है, लेकिन उसके द्वारा दिखाए गए कोई भी डिजाइन्स उसे पसंद नहीं आते। तब यहाँ पर करण गुलेरिया खुद अब उसे अनिका की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें अनिका ने साड़ियों को कैरी किया हुआ था। इसलिए अब उन डिजाइन्स को देखकर वो डिजाइनर अब यहाँ पर कहते हैं कि रोहित मारवा जिन डिजाइन्स को बनवाता है वो बस यूनिक है, वो बस एक ही डिजाइन होता है, उसकी जैसी कोई डुप्लीकेट, कोई कॉपी या कोई और डिजाइन होता ही नहीं है। इधर सेम यही हाल धनंजय पीरामल का भी था, क्योंकि उन्होंने भी आलिशा को कहकर वहाँ के डिजाइनर को वहाँ पर बुला लिया था। और अब उससे धनंजय पीरामल अब सीधे ही पूछते हैं कि रोहित जो तुमसे डिजाइन बनवा रहा है क्या वो तुम ही बनाते हो? तो वो कहता है कि हाँ, कुछ एक को मैंने बनाया है, लेकिन सब इससे पहले वो कुछ भी कहता तब अब यहाँ पर आलिशा कहती है कि हाँ, ये इन्होंने बनाया है, लेकिन कुछ डिजाइन बनाए हैं। इसलिए अब इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे आप अपनी बेस्ट डिजाइन्स दिखाइए। जहां एक तरफ करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल के मन में कहीं ना कहीं रोहित को लेकर अब जलन थी, क्योंकि रोहित अनिका के लिए हमेशा ही एक यूनिक ड्रेस को लेकर आता था और वेस्ट ड्रेस अब ये दोनों ही यहाँ पर आयशा और स्वाति के लिए अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो अब उन दोनों से ही रोहित को लेकर काफी जलन थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान अभी रोहित मारवा करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा की शादी की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि रोहित को तो अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि उसके दोनों ही पापा यहाँ पर उसकी पसंद से कितना ही जेलस हो रहे हैं। इधर मल्होत्रा हाउस में अब तक अनिका बच्चों के साथ मल्होत्रा हाउस पहुंचने ही वाली थी। तो वहीं अब तक अंजलि मामी अभी रिया के लिए एक व्हाइट सॉस पास्ता बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि अंजलि मामी को पता था कि रिया को व्हाइट सॉस पास्ता कितना पसंद है। इसलिए वो उसकी पसंद के लिए आज खुद ही किचन में खड़ी हुई थी और साथ ही साथ वो यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर के लिए भी उनके टेस्ट के हिसाब से कुछ बना रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद बच्चे यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आ रहे थे तो वो उनकी पसंद के लिए कुछ ना कुछ बना रही थी। तो वहीं याद श्वेता अब फार्मेसी नहीं गई थी, वो तो बस अपनी अनिका दीदी के आने का ही यहाँ पर वेट कर रही थी। श्वेता ने यहाँ पे सोचा कि जब इतने दिनों तक वो फार्मेसी से दूर रही है तो एक दिन और सही। आज इधर मल्होत्रा हाउस में काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। जब से उन्हें पता चला था कि अनिका बच्चों के साथ यहाँ पर आ जा रही है तो सभी अनिका के वेलकम में ही लगे हुए थे। जैसे ही इधर मारवा हाउस की गाड़ी अब मल्होत्रा हाउस में इंटर होती है तो अब उन गाड़ियों को देखकर अब क्रिस कहता है कि अनिका दीदी आ गई हैं। अब क्रिस की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अरे मुझे दरवाजे तक तो लेकर चलो ना, मैं अपने बच्चों को तो देखूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अब इतने लंबे समय के बाद देखने वाली हूँ। कितना वक्त हो गया है मुझे रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को देखे हुए। इधर नानी माँ की इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, रुकिए दादी माँ, मैं आती हूँ, मैं ही आपको लेकर चलती हूँ। और वैसे आप चिंता क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो सब तो अभी अंदर ही आने वाले हैं ना। इधर ये कहते हुए ही श्वेता अब अपनी दादी माँ के पास आ जाती है और अब वो उनके पास आकर अब वो उनकी व्हील चेयर पर अपनी दादी माँ को बिठा देती है और उसके बाद अब नानी माँ भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को आगे की तरफ लेकर जाने लगती हैं। यहाँ पर जैसे ही ये तीनों बच्चे भी गाड़ी से उतरे तो वो तीनों ही अब सीधा ही दौड़कर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका भी अब गाड़ी से बाहर उतरकर अब सामने की तरफ जाने लगती हैं।
कुछ देर के बाद जैसे ही वो सभी अभी दरवाजे पर आते हैं तो नानी माँ तो तीनों ही बच्चों की नज़र उतारने लगती हैं और अब वो यही कहती है, तुम तीनों को किसी की नज़र ना लगे। अब चलो, सच में कितने बड़े हो गए हो, काफ़ी लंबे समय के बाद तुम्हें देख रही हूँ, अंदर आओ। ये सुनते ही अब तीनों बच्चे भी अभी हॉल में अंदर आ जाते हैं। तो वहीं अनिका अब अपनी नानी माँ से मिलती है। अब वो अपनी नानी माँ से पहले तो गले मिलती है और फिर अब वो उनसे उनका हाल चाल पूछती है। अब अनिका कहती है, नानी माँ कैसी हैं आप? अनिका की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ बेटा। वैसे चलो, अच्छा ही हुआ कि स्वाति भी इस घर में आ गई है, क्योंकि जिस बेटी को याद कर करके मैंने अपनी खुद की आंखें खो दी थी, फाइनली भगवान ने मुझ पर दया करके मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दिया है। इसी बहाने तुम तो आई ना अपनी माँ से मिलने के लिए, नहीं तो शायद मैं तुमसे मिल भी नहीं पाती। इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं नहीं नानी माँ, क्या मैं आपसे मिलने नहीं आती हूँ क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्योंकि जब भी आपको मुझसे मिलना हो आप मुझे बस एक बार बुलाना, मैं तभी के तभी आऊंगी। अनिका की इस बात पर अब नानी माँ कहती है, हाँ आती तो हो तुम बेटा, लेकिन कितनी बार बुलाना पड़ता था। यहाँ अनिका अब नानी माँ के साथ अब अंदर आ जाती है। तो वहीं अब तक अंजलि माँ में भी हॉल में आ जाती है। यहाँ अनिका बेके करके सभी से मिलती है और यहाँ पर सबसे मिलने के बाद अब अनिका कहती है, माँ कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अनिका यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में मिल तो सबसे रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वहाँ पर अपनी स्वाति मल्होत्रा माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी। अनिका की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, चिंता मत करो अनिका, वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर तुम अपनी माँ से मिल लो। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि जरूर मामी। यहाँ अनिका अब स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर यहाँ पर ये सभी के साथ ही बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद अब अपनी माँ के रूम में के बाहर अनिका अब उनके रूम को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जब रूम खुला तो सामने अपनी माँ को देखकर अब अनिका कहती है, गुड मॉर्निंग माँ एंड हैप्पी न्यू ईयर। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा बिना कोई रिएक्शन दिए ही अंदर चली जाती है। तो वहीं अनिका को भी एक पल के लिए तो ये रिएक्शन बहुत ही अजीब लगा, लेकिन अब अनिका भी अब अपने कदमों को अंदर की तरफ ले लेती है और वो दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है, क्योंकि अनिका को समझ आ गया था कि कहीं उसकी किसी भी बात को सुनकर किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो, इसलिए शायद उसकी माँ ऐसे चुपचाप अंदर चली गई। अब दरवाजे को बंद करने के बाद अब अनिका अपनी माँ के पास जाकर अब उसे जोर का हक करते हुए कहती है, कैसी है माँ आप? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं ठीक हूँ अनिका, बस मैं भी उस गेम के बारे में ही सोच रही थी। क्या तुम्हें क्या लगता है उस गेम के बारे में? अपनी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ माँ, सोच तो मैं भी वही रही थी, क्योंकि सच में जिस तरह से इस गेम में हम सभी के सभी हारे हैं, इस गेम ने तो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे माँ, क्या किंग ने ही इस गेम को ऐसे ही बनाया होगा या फिर इसके पीछे कोई वजह होगी? अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका, किंग बिना किसी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। और मेरा तो यही मानना है कि हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर किंग ने इस गेम को बनाया है तो अब हमें और भी होशियारी से और भी चालाकी से हमें अच्छी तरह से अपना एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा। खतरा कभी भी और कहीं से भी आ सकता है। वैसे क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे यहाँ पर कब तक ऐसे ही रहना होगा? स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब अनिका कहती है, ज्यादा दिन नहीं माँ, मिस्टर मारवा और हम सभी मिलकर आपके और पापा के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करने वाले हैं। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आई लव सरप्राइज। मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर अब अनिका और स्वाति आपस में ही बातें कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में, यहाँ किंग अब अपने पैलेस में उस दिन के ही ख्यालों में थे जब विलेज मिशन के दिन अनिका और रोहित के ऊपर एक साथ अटैक हुआ था।
उस दिन रोहित के सामने यशवंत मल्होत्रा और अनिका के सामने धर्मराज मारवा थे। रोहित को अपने दादा को देखकर तो ज्यादा शौक नहीं हुआ था, लेकिन अनिका के नाना को यानी कि यशवंत मल्होत्रा को देखकर उसे वो एक शौक में जरूर चला गया था। यहाँ सौम्या के कलोन ने धीरज मारवा को पकड़ लिया था। ये देखकर अब यशवंत मल्होत्रा सौम्या के कलोन के पास आकर कहते हैं, ओह तो तुम इंसान नहीं हो, क्योंकि किंग अभी इन्हीं बातों में सोच रहे हैं जब अनिका और रोहित दोनों ही वहां पर चले गए थे। और जब वहां पर उन दोनों के ऊपर ही अटैक हुआ था, किंग अभी उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि जब रोहित और अनिका को अपने दादाजी और नाना जी के बारे में पता चला था, तो उन लोगों ने सीधा ही उनके ऊपर अपने गन को तान दिया था। लेकिन जब यहाँ पर सौम्या की कलोन अब उसे बचाने के लिए आती है, तो अब यशवंत अब सीधा ही सौम्या की उस कलोन को भी कहते हैं कि तुम इंसान नहीं हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यशवंत मल्होत्रा हूँ, इस लड़की अनिका गुलेरिया का ग्रैंडफादर। चाहो तो तुम कंफर्म कर सकती हो। अब यशवंत मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब सौम्या अनिका की तरफ देखने लगती है, क्योंकि वो तो एक रोबोट थी और रोबोट तो बस लॉजिकल बातों को ही समझते हैं, इसलिए वो अनिका से कंफर्म करना चाहती थी। अनिका कोई भी एक्सप्रेशन अभी नहीं देती है, इसलिए वो कलोन अब अपने अंदर फीड इंफॉर्मेशन की हेल्प लेती है, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा की बातों को सुनकर वो रोबोट कंफ्यूज हो गई थी। और अब जब वो सर्च करती है तो यशवंत मल्होत्रा स्वाति मल्होत्रा के पिता हैं, जिनका नाम दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट में लिया जाता है। यहाँ यशवंत मल्होत्रा ने बहुत से रोबोट को कमांड दिया था, इसलिए उन्हें पता था कि ये क्लोन सिर्फ लॉजिकल और फैक्ट्स पर ही यकीन करेगी। इसलिए ही उन्होंने यहाँ पर सौम्या के इस रोबोट के सामने एक ऐसी बात की थी जिससे वो इसे अपने कंट्रोल में कर सकते थे। इसलिए उन्होंने ही उस क्लोन से कोई बहस नहीं की, बस उसे सच बताया था, क्योंकि वो जानता था कि ये एक सच है, और फिर इस बात को जानने के बाद तो वो उसकी बातों पर यकीन जरूर करेगी। यहाँ सौम्या क्लोन तो बस अब इधर उधर अब स्वाति मल्होत्रा को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जब वो वहां पर नहीं थी तो अब वो यशवंत मल्होत्रा से कहती है, मुझे अनिका गुलेरिया की हेल्प करनी है, उनकी जान को खतरा है। अब उस क्लोन की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, ठीक है तो हम अनिका गुलेरिया को कुछ नहीं करेंगे, तब तो तुम हमारा साथ दोगी ना, क्योंकि अब यशवंत उसे अपनी तरफ करना चाहते थे। अब यशवंत की इस बात पर अब सौम्या का क्लोन कहता है, ओके कमांड एक्सेप्टेड। यहाँ पर अब यशवंत मल्होत्रा अब सौम्या से बात करते हुए ही अब उसका हाथ अपने फोन पर अब सौम्या से बात कर ही रहे थे, लेकिन उसका एक हाथ अभी भी अपने फोन पर ही था। अब वो जल्दी कुछ टाइप कर रहे थे। कुछ ही पलों में अब उन्होंने सौम्या की सेटिंग को अब पूरी तरह से चेंज कर दिया था, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा ने यहाँ पर अपने फोन के द्वारा ही उसकी पूरी कमांड को अब अपने हाथ में ले लिया था। ये देखकर अब अनिका को याद आता है कि उसने बूढ़े किंग को क्या वादा किया था। अब जैसे ही अनिका के दिमाग में अब वो वादा याद आता है कि चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो हर किसी के ऊपर अब अपना वार करते हुए जाएगी। ये सोचते हुए ही अनिका ने अब एक पंच यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा को मारने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी रोहित ने अब उसके वार को रोकते हुए कहा, नहीं अनिका, चाहे जो भी हो जाए रिश्तों की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि एक पल के लिए रोहित भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा का दिया हुआ वादा भूल गया था, लेकिन अनिका को अभी भी ये याद था। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा, यहाँ अनिका भी रोहित को ही देख रही थी और वो इतना ही कह पाई थी कि तभी अब उसे एहसास होता है कि पीछे से धर्मराज मारवा ने उसके ऊपर अब उसके पीछे से धर्मराज मारवा उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी अनिका ने अपनी स्पीड से घूमती है और वो एक पंच अब सीधा ही धर्मराज मारवा को मारती है, जिससे अनिका के इस इतने जोर के पंच लगने से जिससे धर्मराज मारवा अपना बैलेंस खोकर नीचे गिरते हैं। तो वहीं रोहित ने भी अब एक पंच यहाँ पर सीधा ही यशवंत मल्होत्रा को मार दिया था।
क्योंकि जैसे ही धर्मराज मारवा ने अनिका के ऊपर अटैक किया तो एकदम से ही रोहित की आंखें खुलती है कि वो कौन से रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ जैसे ही रोहित ने यशवंत मल्होत्रा के ऊपर वार किया तभी रोहित के सामने सौम्या का वो क्लोन आ जाता है। अब उसके साथ फाइट करने के लिए रोहित ने जब देखा कि उस क्लोन ने अपनी फाइटिंग पोजीशन ले ली है, क्योंकि अब तक यशवंत के लिए भी ये क्लोन काम कर रहा था, तो वो भी अब अपनी फाइटिंग पोजीशन को रोहित उसके साथ फाइट करने के लिए ले लेता है। और कुछ ही देर में अब यहाँ पर रोहित और सौम्या के क्लोन के बीच में अब एक फाइट शुरू हो जाती है। अनिका जानती थी कि यहाँ पर रोहित इस क्लोन के साथ अपनी फुल पावर के साथ फाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि रोहित ने किंग की स्टैचू को सालों पहले ही हराया था, और अगर रोहित ने किंग की स्टैचू को हराया था तो इस क्लोन को हराना रोहित के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनके लिए इस क्लोन के साथ फाइट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अनिका भी यही सब सोच ही रही थी कि तभी अब अक्षय वर्मा, और ये सोचते हुए ही अब वो अक्षय वर्मा की तरफ आगे बढ़ती है और अब वो उसे एक पंच मारने लगती है। तो वहीं रोहित ने अब तक सौम्या के क्लोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये सब देखकर तो यशवंत मल्होत्रा अब रोहित के ऊपर गुस्से में सीधा ही अब अपना वार करते हैं। तो रोहित भी अब अपने लिए एक अच्छा डिफेंड करते हैं और उनके इस वार का जवाब देते हैं। जहां ये सब फाइट हो रहा था उसे कुछ दूर इधर कमल डोगरा और उसके साथ हंसराज मारवा और पंकज मारवा ये सब कुछ खड़े खड़े वहां पर देख रहे थे। कमल डोगरा ने यहाँ पर अपने हाथ में अपनी बंदूक ली हुई थी और वो यही कह रहे थे कि बस एक मौका मिल जाए और इस बंदूक की गोली को इन दोनों के ही अंदर डाल दूंगा। यहाँ रोहित के वार का असर अभी यशवंत मल्होत्रा पर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि रोहित जितनी ही अच्छी तरह से उसके ऊपर वार कर रहा था यशवंत मल्होत्रा भी उतनी ही आसानी से खुद को डिफेंड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर पे कोई पेन नहीं हो रहा है। ये देखकर अब रोहित अपनी अटैकिंग स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो वहीं धर्मराज मारवा भी अब रोहित के सामने आ जाते हैं और वो भी अब रोहित के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देते हैं। रोहित और धर्मराज मारवा दोनों यहाँ पर यशवंत और धर्मराज मारवा दोनों ने ही अब रोहित के ऊपर एक साथ अटैक करना शुरू कर दिया था। इधर रोहित भी दोनों के ही अटैक का जवाब बड़े ही अच्छे से देने लगता है। ये सब देखकर अब अनिका सोचती है कि अब उसे रोहित की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से ये दोनों एक साथ रोहित के ऊपर अटैक करते रहे तो हो सकता है कि रोहित थक जाए और उस थकने की वजह से शायद उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा वार लग जाए, इसलिए उसे भी रोहित को बचाना चाहिए। ये सोचते हुए ही अनिका ने अब अपने कदमों को रोहित की तरफ बढ़ा दिया था कि तभी अचानक से ऊपर से एक शख्स कूदकर अब एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अब अनिका को वहीं पर ही रोक लेता है। जो शख्स एकदम से अनिका के सामने कूद कर आया था उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। उस शख्स को देखकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, सर जी आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हम थे ना, हम इन सब को संभाल लेते। अभी यशवंत मल्होत्रा की इस बात पर वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें हारने नहीं दे सकता और मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं खुद को तो बचा लूं, ये कहते पहले तुम खुद को तो बचा लो। ये कहते हुए ही अनिका उस शख्स पर अटैक करने लगती है। तो जवाब में वो शख्स भी अब अनिका के साथ फाइट करने लगता है। कुछ देर के बाद इधर अनिका और उस शख्स की फाइट इंटेंस होती जा रही थी और दोनों ही एक दूसरे की स्पीड को मैच कर रहे थे। यहाँ फाइट करते हुए ही सरजी अब आसमान की तरफ अपना बैलेंस बनाकर अनिका को चैलेंज करते हैं। तो वहीं अब तक अनिका भी एक हाई जंप लेकर आसमान में सरजी को टक्कर दे रही थी। उसकी फाइट आसमान में भी उतनी ही इंटेंस होती जा रही थी। एक टाइम पर यहाँ पर अब अनिका के मूव जितने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे कि अगर सरजी के जगह कोई और होता तो वो तो कब तक मर चुका होता। जहाँ आसमान में अनिका सरजी के साथ फाइट कर रही थी तो वहीं यहाँ पर रोहित यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा के साथ अकेला ही फाइट कर रहा था। यहाँ रोहित के ऊपर एक तरफ यशवंत मल्होत्रा वार कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से धर्मराज मारवा रोहित के ऊपर लगातार वार कर रहे थे। तो वहीं रोहित भी इन दोनों के ही ऊपर इनके वार से डिफेंड करते हुए उन दोनों के ऊपर लगातार वार कर रहा था।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके ऊपर रोहित के किसी भी वार का कोई भी असर हो ही नहीं रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका भी सरजी के ऊपर कंटिन्यूसली फाइट कर रही थी और उस फाइट में अनिका के एक मुंह से सरजी का मास्क एकदम से ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि अनिका का ये वार इतनी तेज था कि सरजी इस वार से खुद को डिफेंड नहीं कर पाए और उनका मास्क नीचे गिर गया। अब अनिका झटके से सरजी का चेहरा देख लेती है, क्योंकि जैसे ही मास्क गिरा और सरजी उस मास्क को तब तक उठा पाते तब तक अनिका ने उनके चेहरे को अच्छी तरह से देख लिया था। और तो वहीं अभी सरजी अब जल्दी से नीचे जमीन पर आ जाते हैं, तो उनके पीछे अब अनिका भी आ जाती है। जैसे ही अनिका उनके पीछे आती है तो अनिका देखती है कि सरजी अपने मास्क को अब ढूंढने में बिजी हैं। तो अब वो एक जोर की लात सीधा ही सरजी को मारती है, जिससे कि सरजी अब दूसरी तरफ गिर जाते हैं। और यहाँ अनिका भी अक्षय वर्मा के पास आकर अब सीधा ही एक अटैक अब उसके ऊपर भी करने लगती है। यहाँ अनिका ने अब उसे अधमरा छोड़ दिया था, क्योंकि लक्ष्य के लिए अनिका के एक एक अटैक को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। अब उसकी सांसें भी ऐसा लग रहा था जैसे मुश्किल से चल रही हों, वो बस कुछ पलों का ही मेहमान हो। यहाँ अनिका अब अक्षय वर्मा के ऊपर अपना आखिरी वार करने ही वाली थी, जिससे कि उसकी मौत यहीं पर ही हो जाए कि तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके वार को बीच में ही रोक दिया था। जैसे ही अनिका उस शख्स की तरफ देखती है तो अनिका को तो बस उस शख्स की आंखें ही दिखाई देती है। यहाँ पर अनिका अब समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन है जो अक्षय वर्मा को बचाने के लिए आई है। उस शख्स की बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर अब अनिका समझ गई थी कि ये एक औरत है। या अनिका कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सरजी ने अब मौके का फायदा उठाकर अनिका के पीछे से वार करने ही वाले थे कि तभी अनिका ने उसकी थोड़ी सी आहट से ही सरजी की आहट को सुन लिया था। इससे पहले कि सरजी को पंच मारती कि तभी उसने देखा कि सरजी दूसरी तरफ गिरे हैं। जैसे ही अनिका ने अब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर सरजी के ऊपर अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजीव गुलेरिया थे, क्योंकि अब तक राजीव गुलेरिया भी वहां पर आ चुके थे, जिसने अनिका के ऊपर वार होने से बचा लिया था। राजीव को वहां पर देखकर अब सरजी कहते हैं, राजीव धोखेबाज। ये कहते हुए ही सरजी अब एक जोर की लात राजीव के सीने पर मारते हैं। तो वहीं अनिका भी अपने दूसरे हाथ से उस औरत पर अटैक करती है जिसने अभी भी यहाँ पर अक्षय वर्मा को बचाया था। तो वहीं एक अच्छा डिफेंड करते हुए अनिका के वार का वो औरत भी जवाब दे रही थी, क्योंकि इस औरत की फाइटिंग को देखकर ये जान पड़ रहा था कि ये औरत भी फाइटिंग करने में पूरी तरह से निपुण थी। अनिका और उस लेडी के बीच में भी एक फाइट शुरू हो जाती है। तो वही अनिका के एक वार से उस औरत का कपड़ा भी अब उसके फेस से निकल जाता है, जिसे रोहित देख लेता है, क्योंकि जैसे ही इस औरत के ऊपर का मास्क नीचे गिरता है तो अब रोहित की नज़र उस औरत पर जाती है और उस चेहरे को देखकर रोहित अब एक गहरे शोक में चला जाता है। तो वहीं वो लेडी अब जल्दी से इससे पहले अनिका उस चेहरे को देखने की कोशिश करती, वो अपने फेस को कवर करने ही वाली थी कि तभी अब अनिका ने भी उस चेहरे को देख लिया था। तो उसे भी अब वैसा ही शौक लगता है जो अभी कुछ समय पहले रोहित को लगा था। यह रोहित ने अब जैसे ही इस औरत का चेहरा देखा तो इस चेहरे को देखते ही रोहित मानो जैसे फ्रीज वहीं पर ही फ्रीज हो गया हो, इसलिए वो अचानक से अपनी फाइट को रोक देता है और अब वो एकदम से ही चुपचाप खड़ा होता है और उस चेहरे को ही देखता रहता है। रोहित को इस तरह से कहीं शौक सा लगा हुआ देखकर अब यशवंत मल्होत्रा ने जल्दी से अपनी पॉकेट से खंजर निकाला और उसे वो रोहित के ऊपर चला देता है और इस वार से रोहित की आह की आवाज निकलती है। अब जैसे ही रोहित की एकदम से आवाज निकलती है, ये देखकर अब अनिका रोहित की तरफ जाने लगती है कि तभी इससे पहले अनिका रोहित की तरफ जाती तभी कमल डोगरा ने रोहित के ऊपर निशाना बनाते हुए ही लगातार 3 से 4 गोलियां चला दी थी। और वहां यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा रोहित के ऊपर अब खंजर से वार लगातार करते ही जा रहे थे। और अब रोहित उस जंगह के किनारे पर था और नीचे गहरी खाई थी, क्योंकि उस खाई के किनारे पर ही रोहित था। ये सब देखकर अब सरजी कहते हैं, मैंने मिस कर दिया यशवंत, एक बार फिर से वार करो। अब यह सरजी की इस बात पर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं,
जरूर। और ये बात सुनते ही इधर यहाँ पर रोहित की इस हालत को देखकर अब अक्षय वर्मा एक लंबी सांस भरता है और अब वो कहता है, अनिका गुलेरिया, मेरा मेरा बदला पूरा हुआ। और ये सुनते ही अब वो लेडी अब एक जोरदार थप्पड़ अब सीधा ही अक्षय वर्मा को मारती है। अब ये देखकर वहां पर अब सभी एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि इस औरत ने उसे एक थप्पड़ क्यों मारा। तो वहीं अब तक अनिका को एक गोली लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर कमल डोगरा ने जो 3-4 गोलियां चलाई थी उसमें से एक अब तक अनिका को लग चुकी थी। या यशवंत मल्होत्रा अब रोहित को धक्का देते हुए ही कहते हैं, नाइस टू मीट यू। क्योंकि यशवंत ने अब रोहित मल्होत्रा को वहां पर ऊपर से सीधा ही खाई के लिए रोहित को धक्का दे दिया था। अब जैसे ही रोहित को धक्का दिया, ये देखकर वो लेडी अब दूसरी तरफ से भागकर सीधा ही रोहित के हाथ को पकड़ लेती है। अब उस औरत के द्वारा इस हाथ को पकड़ता हुआ देखकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि आखिर ये चाहती क्या है। यहाँ अनिका ये सोच ही रही थी कि तभी एक लोहे की भारी चीज से किसी ने अनिका के सिर पर सीधा ही वार किया। तो वहीं सर जी ने भी राजीव गुलेरिया को वहां पर अधमरा करके छोड़ दिया था। और वो उससे अब कहते हैं, इस वक्त मुझे अनिका गुलेरिया को लेकर नहीं जाना होता ना तो तुझे जान से मार देता, क्योंकि जो तुमने मुझसे मेरे साथ धोखेबाजी की है उसका बदला तो मैं अभी पूरा करता, लेकिन अभी मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे अभी हर हाल में अनिका गुलेरिया को अपने साथ लेकर जाना है। ये कहते हुए ही सर जी अब अनिका की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उस लेडी ने रोहित के हाथ को बड़ी अच्छी तरह से पकड़ा हुआ था, लेकिन वहां की मिट्टी अब धीरे धीरे सरक रही थी। रोहित ने अब नीचे देखा तो वो जहां पर खड़ा था वहां की मिट्टी गिरने ही वाली थी। ये देखकर रोहित अब उस लेडी को दूसरी तरफ धक्का देता है और वो खुद अब नीचे खाई में गिरने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरजी अब अनिका की तरफ अनिका को लेकर जाने के लिए बढ़ते हैं। और वो उन्होंने कहा ही था कि तभी वो औरत अब अनिका को सरजी से बचाने के लिए अब उनके सामने आ जाती है, क्योंकि उस औरत को धक्का देने की वजह से रोहित तो अभी खाई में गिर चुका था। लेकिन जब उस औरत ने देखा कि अब अनिका की जान भी खतरे में है तो वो सरजी के सामने आ जाती है। उस औरत को सामने देखकर अब सरजी कहते हैं, तुम तो हमारे साथ ही हो ना, तो मेरे मकसद के बीच में मत आओ, अभी के लिए यहाँ से हटो। यहाँ वो लेडी अभी अनिका को सरजी से प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी, क्योंकि वो औरत नहीं चाहती थी कि अनिका को अब किसी भी तरह का नुकसान हो। कुछ देर तक वो अब सरजी के साथ फाइट करने लगी थी, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक सरजी के सामने टिक नहीं पाती है। यहाँ राजीव गुलेरिया भी अभी अधमरी हालत में कहता है, तुम इससे नहीं मार पाओगी। यहाँ उसने ये कहा ही था कि तभी वहां पर बूढ़े किंग के फाइटर आ जाते हैं। अब उन फाइटर को देखकर अब सबसे पहले कमल डोगरा और उनके साथ अब हंसराज मारवा और पंकज मारवा उन फाइटर को देखकर वहां से भाग निकलते हैं। तो वहीं सरजी अपनी फाइट को छोड़कर अब एक सीटी बजाते हैं। तो जैसे ही सरजी ने यहाँ पर एक सीटी बजाई तो वहां पर आसमान में एक चोपर आ जाता है। जैसे ही वो चोपर आसमान में आता है तो सरजी एक बड़ी सी जंप में उस चोपर में जाकर बैठ जाते हैं। तो वहीं अब तक वो लेडी भी अक्षय वर्मा को लेकर वहां से भाग निकलती है। बूढ़े किंग के फाइटर जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि ये लेडी उनकी अनिका मैडम को प्रोटेक्ट कर रही थी। इस वक्त कुछ फाइटर ने धर्मराज मारवा और यशवंत मल्होत्रा को अपने कैद में लिया। तो एक ने अनिका को अपने हाथों में उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तो उसे अनिका की हल्की सी आवाज आती है जो कि अभी कह रही थी, मिस्टर मारवा नदी में गिर गए हैं। यह आवाज सुनते ही वो फाइटर अब अपने साथियों से कहता है कि हमारे युवराज यहाँ पर नीचे खाई में गिर गए हैं, उन्हें बचाओ। अब ये सुनते ही कुछ फाइटर अब वहां से जंप करने लगते हैं। तो वहीं कुछ बूढ़े किंग के पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। यह एक फाइटर अब कहता है, राजीव गुलेरिया को राजमहल तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब उस फाइटर की इस बात पर वो दूसरा फाइटर कहता है, उन्हें वो इंजेक्शन लगा
लगा दो, ये मरेंगे नहीं, क्योंकि अगर इन्हें ये इंजेक्शन लगा दिया तो ये जिंदा रहेंगे। उस फाइटर की ये बात सुनते ही वो पहले वाला फाइटर अब राजीव के पास जाकर उसके गले के पास अब एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है। तो वहीं बाकी सभी अब अपने युवराज को ढूंढने में वहां पर लग जाते हैं जहां पर अनिका ने उन्हें गिरा हुआ बताया था। इधर उस पूरे के पूरे लोकेशन को किंग के फाइटर ने छान मारा था। बूढ़े किंग अभी अपने इन्हीं ख्यालों में थे। अब वो अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आते ही कहते हैं, वो औरत कौन थी जिसके बारे में मेरे पंछियों ने मुझे बताया नहीं। आखिर उसे देखकर रोहित शौक क्यों हो गया था, और वो अगर उस अक्षय वर्मा को बचाने आई थी तो फिर वो अनिका और रोहित को प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी, क्योंकि अगर वो अक्षय को ही बचा रही थी तो उसने अनिका को वार करने से क्यों रोका, और वो अगर अनिका और रोहित को बचा रही थी तो फिर उसे अक्षय को भी नहीं बचाना था। कौन थी वो इन लोगों की दोस्त थी या दुश्मन? बहुत कम बार ही ऐसा होता है जब मेरे पंछी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, अदरवाइज आज तक मेरे पंछियों ने मुझे सारे ही इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया है कि रोहित का इलाज किस डॉक्टर ने किया था, और उस नदी से उस केव तक रोहित पहुंचा कैसे। यहाँ बूढ़े किंग अभी अपने ही ख्यालों में थे। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया भी अब खुद को उस गेम के बारे में ही सोचने से रोक नहीं पाए थे, क्योंकि उस गेम में करण गुलेरिया की भी हार हुई थी। इसलिए अब वो अपने कदमों को एलिवेटर की तरफ बढ़ा देते हैं और कुछ ही देर के बाद अब वो सीधा ही टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो देवराज गुलेरिया के रूम के बाहर थे। पहले वो इधर उधर पूरी तरह से देखते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं। जब वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि कोई वहां पर नहीं है और कोई उन्हें नहीं देख रहा है, तो अब वो उस रूम को खोलकर अंदर आकर सीधा ही दरवाजे को बंद कर देते हैं। अंदर आने के बाद अब वो सीक्रेट रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाते हैं। तो अब वो बिना हालचाल पूछे ही कहते हैं, वो हरी आंखों वाली औरत कौन है। ये कहते हुए ही वो सामने देखते हैं तो उनके सामने वाला शख्स अब जोर जोर से हंसने लगता है और वो भी यही कहता है कि वो आ गई हैं। अब मैं ज्यादा दिनों तक यहाँ पर कैद नहीं रहूंगा। ये कहते हुए ही वो आदमी अब वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। इधर उसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया के हाथों की अब मुठ्ठियां बंद हो जाती हैं और वो कहता है कि मैं अब तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर वो औरत है कौन।